हेलो दोस्तों, कनक क्लासेस चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, हमने कल संविधान का भाग 1 आपको बताया था। आज उसकी एक छोटी सी टेस्ट सीरीज लेके आए हैं और देखते हैं हम आप मिलके इसको सॉल्व करेंगे। वैसे मित्रों, एक चीज़ हम बताएं, जैसे हम क्लास में आते हैं सीधे हम जो है अपने टॉपिक पर पढ़ना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा बातचीत आपसे अभी तक हो नहीं पाए, लेकिन कुछ बातें भी ज़रूरी हैं, उसको भी जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सबसे पहले उस चीज़ का सिलेबस आप एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए और विशेषकर इस सब्जेक्ट को, संविधान को आप देख लीजिए कि उसमें क्या है। हम जो है स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, अभी प्रस्तावना से शुरू किए हैं और आगे पूरा संविधान आपको इसी क्रम में बताएंगे। आप हमारी विशेष रूप से आपसे वो है कि आप जो है सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करिए, तभी आपको सफलता जल्दी मिलेगी मित्रों। तो चलिए हम लोग मिल के इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। भाग 1 हम लोगों ने पढ़ा है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे। ध्यान रखिएगा, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे। के.एम. पाणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू और सी. फजल अली और डी. वल्लभ भाई पटेल। मित्रों, हमने कल आपको बताया था कि फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था और इस आयोग के सदस्य के.एम. पाणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, यानी ये तीनों लोग इस आयोग के सदस्य थे। फजल अली अध्यक्ष थे, ये 2 सदस्य हैं, यानी ये डी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको मालूम है कल हमने बताया था के.एम. पाणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली एक राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। तो मित्रों, आपका आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हो जाएगा आंसर। ये है आपका आंसर बन रहा है। पहला प्रश्न हम समझ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा मूल संविधान के राज्यों की 4 श्रेणी का, खा, गा और घा को समाप्त कर कितने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था? जो 1956 में अधिनियम बना था, उस अधिनियम के तहत इस आयोग, फजल अली आयोग, जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसकी सिफारिश पर जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना, उसने जो है, जो 56 के पहले राज्यों का विभाजन का, खा, गा, घा के आधार पर किया गया था, इसको समाप्त कर कितने राज्य और कितने संघराज्य क्षेत्र बनाए थे, ये चीजें जान लीजिए। तो हमने आपको बताया था इसका आंसर हो जाएगा बी, 14 राज्य और 6 जो है वो संघराज्य क्षेत्र बने थे। हमने ये भी बताया था कि जेवीपी समिति ने एक सिफारिश की थी, ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली आयोग था, इसने जो है
16 और 3 की सिफारिश की थी, ध्यान रखिएगा मित्रों। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 है, 1956, इसके तहत जो है वो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया था। यह प्रश्न आपका आ चुका है, यह रिपीट प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखिएगा मित्रों। पहला प्रश्न तो नया है, लेकिन ये रिपीट प्रश्न है, विगत परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, और ये आपका पहला हमने नया बनाया हुआ है। तीसरा प्रश्न देखेंगे मित्रों, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद को है। ये तो मालूम है, संसद को यह शक्ति है। यह विधि किस प्रकार की होगी? आपका प्रश्न यह है कि यह विधि किस प्रकार की होगी, किस प्रकार की विधि बनाई जाएगी? ये साधारण बहुमत के माध्यम से, विशेष बहुमत के माध्यम से, विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, कल आपको बहुत डिटेल में इस चीज पर चर्चा की गई थी कि भारत के संविधान में 3 प्रकार के संविधान संशोधन की चर्चा की गई है। एक साधारण विधेयक, एक विशेष विधेयक, एक विशेष विधेयक के साथ कम से कम आधे राज्यों के समर्थन। तो हम उसने ये आपको बताए थे कि 368 अनुच्छेद में साधारण विधेयक की चर्चा नहीं है, और विशेष विधेयक और विशेष विधेयक के साथ कम से कम आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता, यह आपके अनुच्छेद 368 में है। और नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना जो है वो साधारण बहुमत के माध्यम से होती है। ये मित्रों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा साधारण विधेयक। साधारण विधेयक यानी साधारण बहुमत। ये कैसे साधारण बहुमत, विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है, इसको हमने कल बताया था। कल वाली वीडियो में आप देखेंगे तो बहुत विशेष रूप से इसकी चर्चा की गई थी कि साधारण विधेयक क्या है, या साधारण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है, विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का क्या है। फिलहाल इस पर चर्चा हम अनुच्छेद 368 भाग 20 में बहुत डिटेल में करेंगे मित्रों, इसको आगे पढ़ेंगे। यहाँ बस इतना ही जानिए कि साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और इसका क्या मतलब है, बस। तो इसका आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक, साधारण बहुमत। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये है आपका सही आंसर। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, या अगर कोई समस्या होगी तो मित्रों आप हमको कमेंट में बताइएगा, हम उसका जवाब देंगे। 27 नवंबर 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में भाषाई प्रांत समिति का गठन किया था? यह डेट भी मित्रों याद रखिएगा, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। एक अलग क्वेश्चन बना हुआ है, 27 नवंबर 1947 को राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में कब गठित किया था? तो ये डेट भी एक अलग प्रश्न है। तो हमने ऑप्शन में क्या दिया है? एस.के. धर, के.एम. पाणिक्कर, पट्टाभी सीतारमैया और सरदार पटेल। तो मित्रों का इसके पहले भाग एक जिस वीडियो में पढ़ाया है आप उसमें देखिएगा, हमने काफी डिटेल में चर्चा की थी एस.के. धर कमेटी में। ये भाषाई प्रांत समिति जो बनी थी एस.के. धर की अध्यक्षता में। तो आपका आंसर क्या होगा? 27 नवंबर 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में भाषाई प्रांत समिति का गठन किया था? एस.के. धर की अध्यक्षता में। के.एम. पाणिक्कर हम ये जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे, और पट्टाभी सीतारमैया जेवीपी समिति के सदस्य थे, सरदार पटेल भी उसी में थे। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा, दमन, दीव
को किससे मुक्त कराया गया था? मित्रों ये क्वेश्चन यूपीएससी आईएएस में पूछा गया है। सॉल्व पेपर उठा के आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन वहां पर आया हुआ है कि ये ऑपरेशन विजय किसके लिए चलाया गया। उसमें ये पूछा गया था कि गोवा दमन दीव किस ऑपरेशन के तहत विजित किया गया था भारतीय सेना द्वारा। इसी को उलट के पूछा गया था। यहां से प्रश्न आया, गोवा दमन दीव को किस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने जीता था? ये सैनिक कार्रवाई हुई थी, तो ऑपरेशन विजय उसका आंसर होगा। यहाँ क्या है, ऑपरेशन विजय के तहत गोवा दमन दीव को किससे मुक्त कराया गया था, यानी किसके अधीन था ये चीज। तो मित्रों ये चीज जान लीजिए, ये पुर्तगालियों के अधीन था। इसका आंसर पुर्तगाली है। इतिहास में, इतिहास जब पढ़ाया जाएगा आपको, जब इतिहास पर चर्चा होगी, उस समय पुर्तगाली कब आए, किस क्षेत्रों में इन्होंने शासन किया, इनका भारत में क्या योगदान है, कैसे व्यापार के माध्यम से यहाँ से ये संपत्ति लेके गए और कैसे यहाँ से इनका पतन हुआ, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। पुर्तगाली कंपनी के बारे में बताई जाएगी, वास्को डी गामा के बारे में, अल्वारेज कैमरस, बहुत सी चीजें हैं उसमें चर्चा की जाएंगी। अभी यहाँ हम सिर्फ पुर्तगाली यही जानेंगे कि ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों को भारत से अंतिम रूप से मतलब बाहर निकाल दिया गया था और गोवा दमन दीव को जो है एक संघ राज्य के रूप में, ये 1961 की घटना है, 1961 की घटना। हम ऊपर का क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा लिखने की भी आवश्यकता है। गोवा दमन और दीव, ये तीन जो है 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत, ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय हिस्सा बना था, यानी भारत में सम्मिलित किया गया था। इसके पहले यह क्षेत्र जो है, ये ऑपरेशन विजय किससे किया गया था? पुर्तगालियों को हराया गया था। मित्रों ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों को हराया गया था। ये गोवा दमन दीव पर किसका शासन था? पुर्तगालियों का शासन था। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाकर पुर्तगालियों को यहां से खदेड़ दिया गया। ये कार्रवाई 1961 की है और इसको एक संघ राज्य बनाया गया। गोवा दमन दीव को, इसको क्या बनाया गया था? संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हो गया। पांडिचेरी जो आज पुदुचेरी है। पांडुचेरी, उस समय ये पांडिचेरी था। पांडुचेरी, माहे, एनम और कारकल, ये 4 क्षेत्र को किसने 1954 में समझौता कर अर्जित किया? किससे? क्वेश्चन फिर से सुनिए। पांडिचेरी, माहे, एनम, कारकल को किससे 1954 में समझौता कर अर्जित किया गया था? तो मित्रों फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, 4 ऑप्शन दिया गया है। यह जो है ये पुर्तगालियों से, ये फ्रांसीसियों से यह क्षेत्र लिया गया था। 1954 में समझौता हुआ। जब इसके पहले भी हम आपको जब पढ़ाएंगे इतिहास में, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने भारत का एकीकरण किया था और यही क्षेत्र बच गए थे। ये क्षेत्र जो है उनको भारत में मिलाने से बच गए, क्योंकि 51 में
1951 में उनकी मृत्यु हो गई। ये बाकी क्षेत्रों को उन्होंने मिलाया था, लेकिन ये क्षेत्र जो है 1954 में मिलाए गए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये डेट याद रखिएगा, ये भी अलग प्रश्न पूछा गया है। और पांडिचेरी माहे एनम कारिकल जो है ये फ्रांसीसी उपनिवेश थे, 1954 में भारत का हिस्सा बने। आपको ये बताना है कि पांडिचेरी माहे एनम कारिकल ये भारत के किन राज्यों में स्थित हैं। कमेंट में आप लोग इसका आंसर देंगे। पांडिचेरी जो आज पुदुचेरी है, माहे एनम कारिकल ये किन राज्यों में स्थित हैं, बाकायदे इसको कमेंट में आपको बताना है इस चीजों को। इसमें आंसर फ्रांसीसी होगा। फिर 7वां प्रश्न देखते हैं। हमने 60 फार्म में लिखा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया है, एसोसिएट राज्य। ये प्रश्न विशेष ध्यान रखिएगा, एसोसिएट राज्य, सह राज्य का दर्जा दिया गया। तो मित्रों ये उत्तर आपका हो जाएगा ए, 35वां अधिनियम। और संविधान संशोधन अधिनियम, ये 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 की बात है। देखिएगा थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहां सह राज्य एसोसिएट स्टेट बनाया गया 35वां, और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वें संविधान संशोधन विधेयक 1975 के द्वारा। देखिए 36वां संविधान संशोधन जो है, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और क्वेश्चन में क्या है, सह राज्य। सह राज्य जो है वो 1935 के अधिनियम में बनाया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 35 का भी प्रश्न पूछा जाता है, किसमें जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और सह राज्य का दर्जा 35वां। ये दोनों क्वेश्चन पीसीएस, ये पीसीएस मेंस में प्रश्न पूछा गया है। साल पेपर अगर पीसीएस मेंस का उठा के देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। नवगठित जम्मू कश्मीर संघ राज्य में विधान मंडल का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? बताइए भाई, इसको आपको बताना है। कल हमने इसकी चर्चा की थी, चलिए बता देते हैं। ये 239 का है, ध्यान रखिएगा। 239 का के तहत यह कहा गया था जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में विधान मंडल का गठन किया जाएगा। विधान मंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो सकती है, या एक जो भी रहे। विधान मंडल का मतलब दोनों। और 239 क्या है, इसकी भी चर्चा की गई है। आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर यही है बी। लेकिन 239 यह जो है, ये कहा गया कि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट है। 241 क्या है, संघ राज्य में न्यायालय की स्थापना की बात करता है। और 243 क्या है, इसको आप बताएंगे, कमेंट में आपको बताना है कि 243 आर्टिकल किससे संबंधित है। इस प्रश्न को आप बताएंगे 243 किससे संबंधित है। और इस प्रश्न का आंसर क्या है, 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है, 239 का। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत किया गया था? कल हो नहीं पाया था। अभी हम राज्य क्षेत्रीय परिषद के बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा कर देंगे, इसी समय कर देते हैं, या इसको सॉल्व कर लीजिए।
क्षेत्रीय परिषद का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत किया गया था? तो आप याद रखिएगा कि 15। अभी बताएंगे सारी बातें। क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? यह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा मित्रों। क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितनी है? 5 है। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य राज्यों की संख्या कितनी है? तो 7 सिस्टर हम जानते हैं, उसी में आपको सिक्किम जोड़ देना है, तो 8 प्रांत, 8 जो है राज्य हैं। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ क्षेत्रीय परिषद के बारे में आपको बताते हैं, इसी के साथ हो जाएगा भाग 1 के। क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद सबसे पहले जो है ये जानेंगे कि क्षेत्रीय परिषद जो है इसका गठन जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के तहत किया गया था। एक यह जो है दूसरा पॉइंट देखेंगे क्या है? यह एक संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर संस्था का मतलब जिसका संविधान में उल्लेख ना हो। यह जो है इस अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है, यह संविधानेतर है, संविधान से अलग है। इस प्रावधान का प्रयोग करके किया गया है। ध्यान, ये चीजें विशेष इंपॉर्टेंट हैं। यह संविधानेतर संस्था है। अगला देखेंगे, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। परामर्शदात्री संस्था है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है, यानी ये किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकती। यह संघ और राज्य को सलाह देने का काम करेगी। ठीक, परामर्श। अब इसका उद्देश्य क्या था ये हम बताएंगे। ये क्षेत्रीय परिषद के गठन का उद्देश्य, क्षेत्रीय परिषद के गठन का उद्देश्य, क्या उद्देश्य था, हम इसकी चर्चा करेंगे। हमने बताया था कि जब भारत आजाद हुआ उसके बाद लगभग 1950 के बाद जब संविधान का निर्माण हो गया, भारत में भाषाई आधार पर राज्यों की गठन की मांग बहुत तेजी से बढ़ी। और उसमें भी जब 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया तो मांग और तेज हो गई। इसकी कहानी हमने आपको बताया है। और जब ये देखे कि राज्यों के गठन के आधार भाषा के आधार पर बहुत तेज हो गई है, तो इस अधिनियम के तहत इसके क्षेत्रीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। उसमें इसका पहला उद्देश्य कि लोगों लोगों के बीच में क्षेत्रीय भावना,
जो क्षेत्रीय भावना थी, भावना से ऊपर उठकर एक भारत के विचार को आगे बढ़ाना, एक भारत के विचार को लोगों में प्रोत्साहित करना, आपस में मिलकर विकास की धारा में चलना, एक दूसरे से और विशेषकर भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को कमजोर करना, यानी कि भाषा के आधार पर जो राज्यों के गठन की मांग हो रही है उसको कम किया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं ये उचित भी नहीं था। भारत में अभी भी 400 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। आप सोचिए कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाता तो भारत में कितने राज्य बन जाते। इसलिए यह जो क्षेत्रीय परिषद गठित की गई इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस था। इसने जो है बहुत बड़ा काम किया और राज्य भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को इसने कमजोर किया और इसी का परिणाम है कि आज भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 संघ राज्य ही हैं। यह जो है शुरुआती समय में इसने बहुत बड़ा, क्षेत्रीय परिषद ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। अब हम देखते हैं कि क्षेत्रीय परिषदें क्या क्या थी, कहाँ थी, उनका मुख्यालय कहाँ था। प्रश्न उससे भी बना हुआ है, इसलिए इसको जानना जरूरी है मित्रों। बाकी ये प्रश्न याद रखिएगा। पहली बात अब यही देख लीजिए, क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। जान लीजिए कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति क्षेत्रीय परिषद का गठन करता है, परिषद का गठन करता है। ठीक, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, केंद्र का गृह मंत्री इसका अध्यक्ष या राष्ट्रपति के द्वारा अन्य कोई केंद्रीय मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत अन्य कोई केंद्रीय मंत्री मान लीजिए वित्त मंत्री या रक्षा मंत्री या और भी, जैसे मान कोई भी संचार मंत्री, कोई भी हो सकता है। लेकिन पहला जो है ऐसा, ये जो है गृह मंत्री का है। केंद्र का गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होता है या राष्ट्रपति चाहे किसी भी केंद्रीय मंत्री को इसका अध्यक्ष बना देता है। और राज्यों के मुख्यमंत्री जो जिस परिषद में सदस्य होंगे, 5 परिषद हैं, वो उपाध्यक्ष होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट, राज्यों के मुख्यमंत्री सीएम इसके उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक। ये 3 पॉइंट ऐड कर लीजिए क्षेत्रीय परिषद में। अब हम क्षेत्रीय परिषद के बारे में देखते हैं, क्या है क्षेत्रीय परिषद। पहली क्षेत्रीय परिषद उत्तरी क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय दिल्ली में है और उत्तर के, पश्चिमोत्तर भारत के
और उत्तर भारत के राज्य इसमें सम्मिलित हैं। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लीजिए मुख्यालय कहाँ है। फिर मध्य क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय प्रयागराज आपके उत्तर प्रदेश में है, जहां आपका हाई कोर्ट है आपके राज्य का। तीसरा दक्षिण क्षेत्रीय परिषद यह चेन्नई है मित्रों, चेन्नई। चौथी पश्चिम क्षेत्रीय परिषद यह जो है मुंबई। और चौथी पांचवी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद आसान है, बहुत टफ नहीं है। इसका कोलकाता मित्रों याद रखिएगा, उत्तरी का दिल्ली और मध्य का प्रयागराज, दक्षिण का चेन्नई, पश्चिम का मुंबई और पूर्वी का कोलकाता। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल एक यही याद रखिएगा, एक अलग है, बाकी आप चारों कोनों पर देखिए बड़ी जो राजधानियां हैं राज्यों की वही है। एक केवल प्रयागराज याद रखिएगा मध्य का। ये 5 हो गए। और पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत पूर्वोत्तर परिषद इस अधिनियम के तहत गठित हुई है। यह ध्यान रखिएगा डेट, ये सन। और पूर्वोत्तर परिषद में कितने हैं? 8 राज्य हैं। पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर आप जानते होंगे, 7 राज्य थे और सिक्किम को उसमें ऐड कर देंगे तो 8 राज्य। तो पूर्वोत्तर परिषद के सदस्यों की संख्या 8 है। इसका भी काम यही है जो इस क्षेत्रीय परिषद का है, जो हमने अभी आपको बताया कि देश में भाषाई आधार पर राज्यों की गठन की जो मांग थी उसको कमजोर करना और लोगों में आपस में भावनात्मक रूप से एक भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना और उनको आपस में जोड़ के विकास की धारा में लेके आगे चलना, यही काम पूर्वोत्तर परिषद का भी था और यही काम मित्रों क्षेत्रीय परिषद का है। बस यहीं पर मित्रों आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।